नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब पाने के लिए सवाल को समझना जरूरी और सवाल को समझने के लिए इतिहास समझना जरूरी। देश में हुए 14,000 करोड़ के आसपास के घोटाले से जुड़े हर तार को समझने के लिए मेहुल चोकसी के फर्जीवाड़े, गीतांजलि जेम्स के घोटालों, देश के 14,000 करोड़ को विदेश में जमा करने, बैंकों की मिलीभगत और उस दौर की सरकार की शह और फिर देश छोड़कर भाग जाना मेहुल चोकसी, जो देश के गरीबों का अरबों लेकर भगोड़ा बना, क्या वो वापस देश आएगा और पाई पाई का हिसाब उससे लिया जाएगा? क्योंकि मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, बेल्जियम के साथ भारत सरकार की ट्रीटी है, तो क्या वो जल्द देश में होगा? लेकिन जो इस घोटाले के तारों को सिर्फ 2018 से जोड़ते हैं, उनको आज हम बताएंगे कैसे मेहुल 2013 से देश को चूना लगा रहा था। आरबीआई से लेकर वित्त मंत्रालय तक सबको पता था, यहां तक कि इलाहाबाद बैंक से लेकर पीएनबी बैंक के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी थी। तो फिर यह स्कैम कैसे हुआ और इसको रोका क्यों नहीं गया, या रोका जाना ही नहीं था? 2018 में ही इसका खुलासा क्यों हुआ? आज हम आपको मेहुल, बैंक, आरबीआई, मंत्रालय, यूपीए सरकार के बीच का सच बताएंगे, क्योंकि देश में अमृतकाल के साथ शुरू हो चुका है भगोड़ों पर आफतकाल। जिसने देश के साथ गुनाह किया है, धोखा किया है, अंततः कानून को पूरी सजा देगा। मेहुल चोकसी गिरफ्तारी होनी ही थी। कब तक बचते? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। तो क्या वाकई में वक्त आ गया है मेहुल चोकसी के सभी कर्मों का हिसाब कर उसे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से सजा देने की? और क्या उसको देश में लाकर बाकायदा उन चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा जिन चेहरों के दम पर मेहुल चोकसी 14,000 करोड़ लेके भाग जाता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद बैंक के पूर्व निदेशक दिनेश दुबे जी, जो इस पूरे घटनाक्रम के सबसे पहले और सबसे बड़े विसल ब्लोअर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, प्रतीक कासलीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर, और पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्त जी हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग ही बेल्जियम के अंदर हुई। लेकिन शुरुआत दिनेश दुबे जी आपके साथ। जो आज का भारत है और जो आज के युवा हैं, वो शायद पीएनबी घोटाले को भी नहीं जानते होंगे और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के नाम को शायद उस तरीके से नहीं जानते होंगे। लेकिन 2018 में केस खुला और आप ये कहते हैं पहले विसल ब्लोअर के तौर पर कि 2013 से इसके तार जुड़ते हैं, इलाहाबाद बैंक से जुड़ते हैं। तो सर, शुरुआत से जरा बताइए कि ये स्कैम कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई? दिनेश दुबे जी, चलिए वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा सर, और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने आगे टीवी फर्स्ट इंडिया लगाया हुआ तो उसको आप म्यूट कर दीजिए सर, और सीधा मेरे ऑडियो के साथ कनेक्ट होइए। लेकिन गौरीशंकर गुप्त जी, क्या इसको वाकई में भारत की एक बड़ी जीत कहें, या कहें कि बेल्जियम के अंदर फर्जीवाड़ा किया इसलिए वहां गिरफ्तार किया गया? और चूंकि आपकी पहली पोस्टिंग भी बेल्जियम में रही है, वहां के कानून और वर्तमान स्थिति को जरा समझाइए। क्या वाकई में मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है? नमस्कार आपको और सब ऑडियंस को। देखिए, बिल्कुल वापस लाया जा सकता है, क्योंकि भारत और बेल्जियम के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है और उस ट्रीटी के आधार पर हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उसी के आधार पे मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया। उनकी वाइफ की नेशनलिटी बेल्जियन है, लेकिन उनकी खुद की नेशनलिटी किसी कैरेबियन आइलैंड की है, तो इसलिए वो भी एक समस्या नहीं है। अब उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं।
एक तो जो हमने उनको एविडेंस दिया है इनके अगेंस्ट में, जो फिनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग और करप्शन जो इन्होंने किया है, वो जो एविडेंस है उनके कोर्ट में सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए, उनके उनको क्रिमिनल घोषित करने के लिए। तो वो एक उनके कोर्ट में ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद मेरे को पूरा विश्वास है कि उनका कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उनका एक्स्ट्रेडिशन मंजूर करेगा। लेकिन उसके बाद इनको वही ऑप्शन होंगे, कम से कम 2 जगह अपील ये कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो इनके हमारे जैसे सिस्टम्स वहाँ भी बने हुए हैं। और वो अपने हेल्थ ग्राउंड को भी एक बनाना चाहेंगे कुछ, क्योंकि अभी शायद पता लगा है कि उनकी कैंसर की कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कई तरह के बहाने बनाना चाहेंगे, उनके एडवोकेट जो हैं वो तरह तरह की प्लीज देंगे कि इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल संभव है, इसमें समय लगेगा। मेरे को लगता है कि इसमें 2 साल का समय लग सकता है पूरा प्रोसेस होने में। वैसे बेल्जियन कोर्ट्स काफ़ी फास्ट हैं, विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स वो अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे। जी। लेकिन अपील की प्रक्रिया को लेके 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस लग सकता है। और मेरे को लगता है कि वो उनका एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा, क्योंकि वो बेल्जियन नेशनल नहीं है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन में सर जरा बताइए, बाकी गेस्ट के साथ भी मुझे जुड़ना है। जो ये कहा जा रहा है कि भाई फर्जीवाड़ा और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए एफ वीजा उसने हासिल किया, तो फिर वो बेल्जियम का नागरिक कैसे हुआ अगर वो फर्जी वीजा से वहां पहुंचा है तो? नहीं, वो बेल्जियम का नागरिक नहीं है, उनकी पत्नी बेल्जियम का नागरिक है। वो स्वयं जो है किसी कैरेबियन आइलैंड के नागरिक हैं। अब कौन से कैरेबियन आइलैंड के नागरिक है मैं जानता नहीं, लेकिन एक बार उनको कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका से एक्स्ट्राडाइट करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया था, लेकिन उस समय उस वहां के कोर्ट ने उनको वो एक्स्ट्राडिशन पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। तो वो बेल्जियम के नागरिक नहीं है, वो नागरिक है किसी कैरेबियन आइलैंड के। ठीक उनकी है सर, पत्नी वापस मैं आपके बेल्जियम पास की। आऊंगा। दिनेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ आइए। अब जरा बताइए सर, क्योंकि आप पहले विसल ब्लोअर हैं, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि मेहुल चोकसी को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है? उम्मीद है कि भाई भारत भी जल्द आएगा, उसके कर्मों का हिसाब होगा। हाँ। ऐसा है, जो ये लड़ाई शुरू हुई थी जी ये रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के द्वारा शुरू की गई थी। और आज मुझे लगता है कि आपके माध्यम से और यहाँ जो पैनल में बैठे हैं अच्छे अच्छे लोग, उनके माध्यम से और पवन अरोड़ा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ये अंजाम पे पहुँचेगी, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इलाहाबाद बैंक का डायरेक्टर बनाया गया और मेरी नियुक्ति प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। उस समय वो वित्त मंत्री भारत सरकार थे और उनसे कुछ मुलाकात मेरी कोटा में हुई थी, तब मैं नवज्योति का ब्यूरो चीफ था। तो यहाँ पर राजीव गांधी जी की पहली मीटिंग की गई थी। नवल जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, शिवचरण जी मुख्यमंत्री थे और राजीव जी राष्ट्रीय महासचिव थे। उस दौरान प्रणब मुखर्जी यहाँ आए और मुझे किसी ने उनसे मिलाया, तो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने मेरे से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता राजीव जी का पहला भाषण सुने हाड़ौती में, तो क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा साहब, रामगंज मंडी में इंटक का नेता है राम गोपाल तिवारी, आप उससे कांटेक्ट करो। उससे कांटेक्ट हुआ और उसने भरपूर इतने मजदूरों को यहाँ भेजा कि प्रणब मुखर्जी मेरे से बहुत खुश हुए। नवल जी ने भी मेरी पीठ थपथपाई और राजीव जी से रूबरू कराया। उसके बाद किसी कारणों की वजह से मैंने राजनीति से बाहर आ गया, बहुत बड़े बड़े कारण थे, मैं नहीं समा पाया और बाहर आ गया। अचानक प्रणब मुखर्जी को मालूम पड़ा कि मैं बाहर हूँ और ऐसे ही डोल रहा हूँ, तो उनकी कृपा दृष्टि हुई उस वजह से। और मुझे उस समय डायरेक्टर दूसरे चैनल से नियुक्त किए जाते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट
प्रधानमंत्री को मेरा नाम, मनमोहन सिंह जी को मेरा नाम प्रपोज किया। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसकी 8 एजेंसियों ने, आरबीआई, ईडी, सेबी और क्या कहते हैं एक्साइज वगैरह सारी कमेटियों ने उसकी जांच की। उसके बाद मुझे नियुक्त किया गया। ठीक है सर, अब मुद्दे पर वापस आ जाते हैं सर, क्योंकि आप जो बता रहे हैं हम इसको मेहुल चोकसी के साथ जोड़ने की कोशिश करें कि भाई जब आप वहां पर थे तो क्या आपको ऐसा लगा कि भाई इलाहाबाद बैंक के अंदर घोटाला हो रहा है, मेहुल चोकसी को रूल्स के अगेंस्ट पैसा दिया जा रहा है, आपकी भूमिका क्या रही उसमें? ऐसा हुआ सोलंकी जी कि पहली मीटिंग हुई जब मैं डायरेक्टर बना, और वहां मैंने देखा कि जो सीएमडी चाहे वो उस पर हाँ भरो, मुझे ये मंजूर नहीं था। उसके बाद फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई आरबीआई की, वो बॉम्बे में हुई ताज होटल में। उसमें मुझे नॉमिनेट किया गया, सभी बैंकों के डायरेक्टर थे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज गई दिनेश जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। तो नॉमिनेट किया तो वहां के डिप्टी गवर्नर ने कुछ टिप्स दिए। उन टिप्स पे मैंने कहा कि इसकी तो पालना ही नहीं होती। वहां तो ये सिस्टम है, जो कहो उस पर न एजेंडा टाइम पे आता है, न क्या टेबल पे एजेंडा मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये करना है वो करना है। तो एमसीबीओडी का मेरे को मेंबर नियुक्त कर दिया गया, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड। पहले जो भी एजेंडे रखे जाते हैं एमसीबीओडी इसको अप्रूव करती है। तो दिल्ली के रेडिसन होटल में इसकी मीटिंग हुई। मुझे आश्चर्य हुआ कि कलकत्ता छोड़ के दिल्ली की मीटिंग हो रही है। चलो उस मीटिंग में गए तो उसमें देखा कि गीतांजलि ज्वेलर्स का एक प्रपोजल था। वो प्रपोजल ये था कि 500 करोड़ का लोन, 1500 करोड़ का लोन देना है और उसको रिस्ट्रक्चर करके 500 करोड़ रुपए और देना है। तो मैंने सीएमडी और बोर्ड के डायरेक्टरों से पूछा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, कि साहब ये रिस्ट्रक्चर क्या होता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इसको हमने 500 करोड़ का लोन दिया था लेकिन न इसने ब्याज चुकाया न लोन की किस्त चुकाई, तो हमने इसको रिस्ट्रक्चर करके 1000 कर दिया। फिर भी इसने कुछ नहीं किया तो हमने इसको 1500 कर दिया। तो मैंने कहा फिर ये 500 करोड़ अतिरिक्त क्यों दे रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो हमारी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी और बैंकों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसने और बैंकों से भी लोन ले रखा है। तो मैंने उनको निवेदन किया कि जो 500 करोड़ नहीं दे चुका वो 2000 करोड़ कैसे देगा, मुझे मंजूर नहीं है। और पत्रकारिता की नॉलेज की वजह से और 77 में मैंने ला कर लिया था, और आप लोगों के सानिध्य की वजह से मेरे दिल ने कहा कि ये गलत है, ये डूबेगा। मैंने डिसेंट नोट दे दिया। डिसेंट नोट दे दिया तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी इच्छा हो तो ले, नहीं तो नहीं ले। लेकिन जो बोर्ड का सेक्रेटरी था उससे मैंने रिसीव ले ली और मेल कर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और डिप्टी गवर्नर आरबीआई को। बात खत्म हो गई। आगे हम जब बोर्ड की मीटिंग हुई, नियम ये कहता है कि जब डिसेंट नोट दे दिया गया और मना कर दिया गया तो बोर्ड में नहीं आना चाहिए था। जब मीटिंग हुई बोर्ड की तो उसमें वो एजेंडे में था, तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया और मेरे साथ और डायरेक्टर ने भी ऑब्जेक्शन किया कि साहब जब एक बार ये रिग्रेट हो गया, डिसेंट नोट आ गया, तो इसको कि नहीं 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 इसको तो अप्रूव करना ही करना है। भाई क्यों करना है? मैंने पूछा क्यों करना? बस आपको क्या मतलब करना ही है। मैंने कहा ये डिसेंट नोट लो मेरा, और मैंने दोनों को डिसेंट नोट वापस भेज दिया, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को भी और फाइनेंस सेक्रेटरी बैंकिंग को भी। उसके बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा, और फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय ने मेरे को कहा कि भाई आप ये विड्रॉ कर लो डिसेंट नोट। मैंने कहा साहब देखो, एक तो मैं राजस्थान का हूँ, दूसरा चंबल का हूँ और तीसरा पत्रकार हूँ, इसलिए थूक के नहीं चाटूंगा। कर दिया जो कर दिया कि ये लोन करना है, नहीं तो बैंकों की स्थिति खराब हो जाएगी।
तो भाई कर दो आप अपने स्तर पर, मैं तो भाग नहीं कहते। आपके डिसीजन नोट विड्रॉ नहीं होंगे तब तक ये नहीं किया जा सकता। ठीक। फिर मेरे पास 2-3 वरिष्ठ आईएएस के फोन आए कि ये आप इसको सुलझाओ मामले को, जो मेरे मित्र थे। ये आप मैंने कहा, 2013 की बात नहीं। करें या 2012 की सर? बेहतर ये है कि आप रिजाइन दे दो, और फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा रिजाइन दे दो। मैं उसी समय रिजाइन दे के बाहर आ ठीक गया। है, ये 2012 तो या मेरा जो 2013? कार्यकाल 3 साल का था, मैं 1 साल में तीसरी कर आया और चुप बैठ गए। हाँ, फिर चुप बैठ गए जी। उसके बाद ये उठा मामला फ्रॉड का। इसका एक पॉजिटिव कारण जहां तक मैं समझता हूं ये है कि जब ये झगड़ा चला उस समय पीएनबी का जो उस सीएमडी था वो हमारे पास जनरल मैनेजर था इलाहाबाद बैंक में, तो उसको ये झगड़े का मालूम था। तो उसने जाते ही 4 संभालते ही सबसे पहले पीएन इसके पीछे पड़ा, जी। और जब वो पीछे पड़ा तो एक के बाद एक बात परतें खुली और ये हंगामा हुआ। ठीक है, मैं वापस आपके पास आने, शायद मेरा ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रहा है, मुझे बहुत सवाल आपसे करने हैं। प्रतीक कासलीवाल जी, जरा बताइए सर, एक घोटाला 2013 से शुरू होता है, 500 करोड़ से शुरू होता है, 500 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 से 1500, 1500 से 2000, और होते होते 14000 करोड़ के आसपास का हो जाता है। क्या वाकई में बैंकिंग सेक्टर के कानून में कहीं भी ऐसा नहीं कि इनको एक अच्छे तरीके से व्याख्या की जाए, इनको चेक किया जाए, इनको रोका जाए, और अगर कोई लगातार पैसा लेकर लौटा नहीं रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या बैंक इतने स्वतंत्र है जनता के पैसे को किसी भी तरीके से देने के लिए? विजेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, और हमारे बैंकिंग सिस्टम में ये कहीं ना कहीं कमी है। और ये एक सिर्फ मेहुल चौकसी का ही नहीं, आपके पास देश में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां बैंक के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं। माल्या का ले लें आप, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ये सब फ्रॉड जग जाहिर हैं। जहां पे एक कहावत होती है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर जहां पता चल रहा है कि अभी 200 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, हम पहले वेट कर रहे हैं कि अभी इनको और 500 दे जाएं, फिर 1500 दिए जाएं, करते करते ये फ्रॉड 14000 करोड़ का हो गया। जब जाकर के इसका पूरा पर्दाफाश हुआ, जब 2-5 जनों की नौकरियों पे बात आई, तब सरकारें चेती, बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई, रेगुलेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी चेते, एफआईआर दर्ज हुई और ये कार्रवाई हुई। तो मेरा कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये समय पे हो सकता, तो अगर इसमें प्रॉपर रेगुलेशंस हो तो हो सकता है। और इसका कारण मैं ये बताता हूं कि आज कोई एक इंडिविजुअल, एक छोटा सा इंसान है जो गाड़ी का लोन लेता है या घर के लिए लोन लेता है, और वो 2 या 3 किस्त नहीं चुका पाता, तो बैंक उसका अकाउंट को एनपीए कर देती है और सिबिल जो है उसकी रिपोर्ट खराब कर देती है कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है, इनको लोन नहीं देना चाहिए, चुकाते नहीं है, और कोई भी बैंक इसके कारण से ना उनको लोन देता है ना सुविधा देता है। तो अगर यही कारण जो है बाकी जो बड़े लोन जहां पे 200, 500, 1000, 10,000 करोड़ तक के लिए जा रहे हैं, अगर मैं कहता हूं ये जो छोटे वाले लोन्स पे जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, अगर वो चीज हो जाए तो ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही नहीं हो। नहीं, लेकिन प्रतीक जी, बाकायदा ईयरली बैलेंस शीट तैयार होती होगी ना, और वो बैलेंस शीट को कोई तो मॉनिटर करता होगा, चाहे आरबीआई करता हो या वित्त मंत्रालय करता हो, बिल्कुल करता होगा। तो उसमें दिखाई देता होगा ना कि भाई पिछली बैलेंस शीट में 1000 करोड़ किसी को दिए, लौटाए नहीं गए, फिर 2000 करोड़ दिए, लौटाए नहीं गए, फिर 5000 करोड़ दिए, लौटाए नहीं गए। तो क्या आरबीआई, जिनको बाकायदा दुबे जी पत्र लिख चुके, मेल कर चुके, वित्त मंत्रालय जिनको 2013 में पत्र लिखा गया, आपको लग रहा है कि 14000 करोड़ का स्कैम ऐसा ही हो गया बिना परमिशन के? नहीं, तो विजेंद्र जी, इसमें बात इतनी सी है, जो रिस्ट्रक्चरिंग एक आपने शब्द अभी जी ने भी काम में लिया है कि 500 करोड़ का लोन दिया और मैं चुका नहीं पाया, तो मुझे अब 1000 करोड़ का लोन और देंगे और उसमें से बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा कि ये 500 करोड़ पे ब्याज भी चुका दिया गया। तो ऐसे बैलेंस शीट पे तो दिखाया जा रहा है कि ये पैसा चुकाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि एक्सपोजर बढ़ते जा रहा है। अभी 500 करोड़ पे ब्याज आया नहीं, आपने 500 करोड़ रुपए और दिए और बुक्स में ये दिखाया गया कि ये ब्याज इससे आ गया या ये पैसा लौटाया जा रहा है। और ये धीरे धीरे वो, मतलब होता है ना कि मैंने किसी से पैसा लिया, चुकाने के लिए किसी और से उधारी ली, उसको चुकाने के लिए किसी और से उधारी ली, तो यहां तो एक ही बैंक से उधारी बढ़ाई जा रही है, और वो नहीं होता तो दूसरे बैंक के सामने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते हैं। और एक इकोनॉमिक उसमें कंसेप्ट होता है ओटीएस का, वन टाइम सेटलमेंट। मैं अपने 22-25 साल के लीगल प्रोफेशन में इतने केसेस देख चुका हूं जहां पे
100 करोड़ के लोन को बैंक 20 करोड़ 25 करोड़ पे ओटीएस कर देती है कि वन टाइम हमने सेटल किया, आपको इंटरेस्ट पे हेयर कट दे दिया और मूल पे 50% का डिस्काउंट दे दिया। और आईडीबीआई बैंक, जो मतलब सरकारी बैंक, जो पहले एसबीआई बैंक, सो कॉल्ड बैंक्स होते हैं, वो ये सारी चीजें ओटीएसएस का काम कर रही हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर, जो छोटे लोन लेने वाले, उनका कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने घर के लिए लोन लिया और ओटीएस करके मुझे माफ कर दिया गया हो। वहां पे डीआरटी भी आ जाएगा रिकवरी के लिए, सिक्योरिटाइजेशन भी आ जाएगा, कलेक्टर के द्वारा रिकवरी भी हो जाएगी, मेरा अकाउंट एनपीए भी हो जाएगा, दूसरा लोन भी नहीं दिया जाएगा, घर ऑक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज है, अच्छा जिस प्रॉपर्टी की वर्थ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, उस आदमी को उसी प्रॉपर्टी पे अलग अलग बैंक जो है लोन दिए जा रही है। पता चलता है 1000 करोड़ की कोलेटरल पे आपके पास 10,000 करोड़ का लोन है, तो कैसे चुकाएगा? अगर आदमी नहीं चुका पाए तो आप लिक्विडेट भी नहीं कर सकते उन असेट्स को। ठीक है, वापस मैं आपको बताऊंगा। अनिल गोठवाल जी, जरा बताइए कि किस तरीके से भारत की एजेंसियां बेल्जियम के साथ कोऑर्डिनेट करके मिनिमम वक्त में मेहुल को वापस ला सकती है, क्योंकि मेहुल के वापस आने से कई चेहरे बेनकाब होंगे। देखिए, भारतीय जो एजेंसीज है, ईडी हो, सीबीआई हो, फॉरेन की जितनी भी और दूसरी एजेंसीज है, उन्होंने 2021 में ट्राई की थी। वो हमारी सरकार की वो पूरी नहीं हो पाई। उसमें कुछ ना कुछ कमी इतनी सी रही कि उन्होंने जो एंटीगुआ से डोमिनिका वो गया था और डोमिनिका में वो गिरफ्तार हो गया था। डोमिनिका सरकार का और भारत सरकार का ट्रीटी भी था, एक्स्ट्राडिशन भी था, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने ये प्ली ली कि मेरे खिलाफ इन्होंने एक षड्यंत्र करके और इस तरह से मेरे को यहाँ लाया गया है और मेरे को फंसा दिया गया है। वहाँ की कोर्ट ने सुना और वापस वो उनको जाने की परमिशन दे दी, और इसमें ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जिसने है हस्तक्षेप किया और उन्होंने उनको रिलीफ दिया और वो वापस डोमिनिका से एंटीगुआ चला गया और वहाँ फिर ये केस ख़त्म हो गया। अब फिर एक बार इन्होंने ट्राई किया है एंटीगुआ से सीधा बेल्जियम आने के लिए। बेल्जियम क्यों आना चाहता? अपना इलाज कराने के लिए। तो बेल्जियम में आके और इसने अपने को डिस्क्लोज किया। हम ये मान के चलते हैं कि वो आया, दिखाया, उसको मालूम था कि वहाँ जाऊँगा गिरफ्तार होऊंगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस नागरिकता के संबंध के अंदर, सिटीजनशिप के संबंध में, जब आदमी डिक्लेयर करता है कि मैं इलीगल यहाँ आ गया हूँ, तो कोर्ट के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी बात सुनी जाती है। इसी दौरान जब वहाँ बेल्जियम के अंदर वो आया और सीबीआई को और ईडी को इन्फॉर्मेशन मिली विदेश मंत्रालय के थ्रू, तो हमारे यहाँ से उनकी नागरिकता के संबंध में और कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो इन्होंने यहाँ फ्रॉड किया, जो यहाँ क्रिमिनल केस था, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स और वो वहाँ भेजे हैं। अब इसकी ये कार्रवाई वहाँ सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर और विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी इसको दिया जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर दो चीजें हैं, अगर वो हेल्थ पर्पस से, और उन्होंने ये कहा कि इंडियन की प्रिजन्स, जेलें, वो मेरे उसके लायक नहीं है और मैं यहाँ इसका इलाज कराना चाह रहा हूँ कैंसर का, तो मुझे तो ऐसा हो सकता है कि माना उसके ऊपर और एज फैक्टर के ऊपर उनके वकील ये आर्ग्यू करके और वहाँ कुछ समय उसको स्टे करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ऐसा इतना इजी नहीं है, जल्दी नहीं है। 125 साल की ट्रीटी है, लेकिन बेल्जियम की और एंटीगुआ की क्या ट्रीटी है वो भी हमें देखनी चाहिए, वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि उनकी और उनकी क्या ट्रीटी है। और फिर ये जो ब्रिटिश काउंसिल है, क्या उनका इसमें हस्तक्षेप होगा फिर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर डिले लगने की, हाँ कानून के अंदर ये जरूर है कि पकड़ में जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। वो बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कानून के हाथ लंबे हैं और वो गिरफ्तार। वापस लौटते हैं और जिस तरीके से मेहुल चोकसी को लेकर सवाल आपके जहन में, उन सवालों को इस डोमेन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और उनके जवाब तलाशने की कोशिश करें, और इसलिए एक बेहतरीन पैनल हम आपके साथ इंट्रोड्यूस लगातार कर रहे हैं। गौरी शंकर जी, क्योंकि एंटीगुआ के साथ जो ट्रीटी है और भारत की जो बेल्जियम के साथ ट्रीटी है, आपको लग रहा है कि यहां कुछ क्लैश हो सकता है? नहीं, इसमें कोई क्लैश नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीगा और बेल्जियम की ट्रीटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो बेल्जियम में पकड़ा गया है और वो बेल्जियम में रेजिडेंट है इस समय, तो बेल्जियन गवर्नमेंट उनको इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर सकती है।
अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो दुबे जी ने बताया कि मेरे को लगता है कि इसको जो लोन्स रिस्ट्रक्चर करके फिर एडिशनल लोन्स दिए गए हैं, ये किसी न किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत दिए गए हैं। बिल्कुल। अन्यथा तो फाइनेंस सेक्रेटरी इनको ऑफिस में बुलाते और उनको कहते कि आप विड्रॉ कर लो, और उसके बाद इनके पास सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के फोन आते कि आप विड्रॉ कर लो। ये सब नहीं होता। ये सब इसलिए हुआ है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके फेवर में काम कर रहा था, और उसकी वजह से ये लोन के रिस्ट्रक्चर करके इनको एडिशनल लोन्स दिए गए हैं। तो इसके बारे में हमें ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाने चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये भी बिल्कुल सही कहा अनिल जी ने कि छोटे लोन में भी पहले बहुत पहले बैंकर था, छोटे लोन्स जो हैं वो कभी इतनी बेईमानी भी नहीं करते और अपना रीपेमेंट शेड्यूल पे कर देते हैं, और उनको किसी तरह की अगर नहीं कर पाते तो बड़ी परेशानी होती है। जबकि ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं बड़े मोटे लोन लेके और बिल्कुल इस तरह से निकल जाते हैं, वो चींटी को तो पकड़ लेते हैं हम, और हाथी जो है वो गेट से बाहर निकल जाता ठीक है गौरी शंकर जी, आपने यही बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं सर। अकाल की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से किसान की फसल खराब हो जाती है तो रिकवरी वाले ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, जबकि उसकी इंटेंशन नहीं होती है कि उसको बैंक का पैसा खाना है, लेकिन ऐसा होता है सर। और बड़े लोग 14,000 करोड़ लेके विदेश भाग जाते हैं। और आपने सही कहा कि बिना पॉलिटिकल विल पावर के इतना बड़ा स्कैम नहीं होता है। दिनेश दुबे जी तो खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश दुबे जी, क्योंकि आपने प्रेशर की वजह से रिजाइन दिया था सर, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर ही रहा होगा उस दौरान, क्योंकि आप आरबीआई को लिख चुके थे, आप वित्त मंत्रालय को लिख चुके थे, उसके बावजूद अगर एक्शन नहीं होता और आपको रिजाइन देना पड़ता है, क्या कभी किसी ने बताया कि भाई फला नेता का प्रेशर था, फला नेता का कनेक्शन था, बस इसलिए हम स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर कर रहे थे? फिर आवाज गई। दिनेश दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? दिनेश दुबे जी में चली गई थी, वापस पूछें आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या वाकई में आपको भी लगता है कि उस वक्त की सरकार की इन्वॉल्वमेंट रही होगी और बिना उनके परमिशन के इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा? सुन पाए सर आप मुझे? दिनेश दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने रिजाइन दिया, आप पर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया, जबकि आप तो विशल ब्लोअर थे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, और कासलीवाल जी को और इनको। जी बोलिए सर, बोलिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। कासलीवाल जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपको कि बैंक मैनेजर को 500 रुपए का लोन देने की पावर नहीं होती विजयन जी। 500 रुपए का लोन देने की पावर नहीं होती है विजयन जी। बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर से किसके दबाव में प्रपोजल बनाया गया? नंबर 1। जी बोलते रहिए सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नंबर 2, उस प्रपोजल को किसके अब आइए, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज लगातार आ रही है सर, आप बोलते रहिए। हाँ, तो 500 रुपए की पावर गोटवाल जी, गौरीशंकर जी, कासलीवाल जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मैनेजर को 500 रुपए का लोन देने की पावर नहीं होती है। उससे किसने प्रपोजल बनवाया? लोन ऑफिसर से, नंबर 1। नंबर 2, किसके कहने से वो रीजनल ऑफिस गया? नंबर 3, किसके कहने से वो जोनल ऑफिसर गया? और नंबर 4, किसके कहने से वो बोर्ड में पेश हुआ? जब बोर्ड में पेश होता है तो बोर्ड में 2000 करोड़ तक की पावर तो एमडी को दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर की पावर बोर्ड को हो जाती है। तो बोर्ड में जब पास होगा तब दिया जाएगा। जैसे अभी कहा कि साहब 500 रुपये, 1000 रुपये लोन किसानों का वो चला जाता है, तो
ये बात मैंने बोर्ड में रखी, वित्त मंत्री तत्कालीन पी चिदंबर साहब के सामने रखी कि आप ये बताइए कि सरकारें आपदा घोषित करती है और किसानों को राहत देती है, और हम कहते हैं कि हमारी किस्त टाइम पे चाहिए, अगर नहीं देते तो उसके बेल बेच देते हैं, उसकी बैलगाड़ी बेच देते हैं, उसके ट्रैक्टर बेच देते हैं। और किसान सेक्टर का टोटल लोन 1,00,000 करोड़ है, जबकि बिजनेसमैन का टोटल लोन करोड़ों अरबों हजार करोड़ है। ठीक है। तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, इस छोटे से के खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है। तो वसूली का मापदंड सही करे सरकार, ठीक। उसके बाद कुछ कार्रवाई तो हुई है। ठीक है, लेकिन मैं दिनेश दुबे जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है सर, मैं एक लाइन में सवाल कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि अगर मेहुल चोकसी भारत आ जाता है तो यूपीए के टाइम के कई बड़े नेता और उस वक्त के बैंकिंग सेक्टर के और मंत्रालयों के कई अधिकारी, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा? मैंने पहले दिन भी कहा था, नेशन वांट्स टू नो जी, आर रिपब्लिक टीवी में, कि ये खोज की जाए, ये जांच की जाए, सरकारी एजेंसियां और सरकार इस पे ध्यान केंद्रित करे कि ये फ्रॉड कहां से शुरू हुआ है, उसकी तो जांच करो। छोटे छोटे जो कर्मचारी थे आप उनको पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं और मगरमच्छों को छोड़े हुए हैं। ठीक है सर। प्रतीक कासलीवाल जी, एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि भाई इतना बड़ा स्कैम बिना पॉलिटिकल और बिना ब्यूरोक्रेसी के इन्वॉल्वमेंट के मुमकिन नहीं है, और अगर मेहुल चोकसी वापस आते हैं तो कईयों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जशीट खुलेगी? बिल्कुल विजेंद्र जी, आपका कहना सही है। ये कोई अकेले मेहुल चोकसी के बस की नहीं है कि वो लोन अप्लाई करें, उनको करोड़ों रुपए का लोन दे दिया जाए और उसमें कोई भी सीनियर बैंक का आदमी, मतलब एमडी लेवल का या फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी लेवल के या कोई पॉलिटिकल मंत्री के साइड से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ये सब मैंने आपको जो शुरू में भी कहा था, ये सब एक कार्टेल की तरह एक सब मिलकर के काम कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सब पे शेयर जा रहा होता है। तो अगर मेहुल चोकसी का एक्सट्रेडिशन प्रत्यार्पण होता है और भारत लाया जाता है और उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो अगर वो उसमें कोई खुलासा करते हैं उन्हीं नामों का, तो मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन और बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े अधिकारी हैं, इनमें कोई ना कोई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और वो अछूते नहीं रहेंगे। ठीक है, गौरीशंकर जी एक लाइन में जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा दौर चला है ना उसमें डीप स्टेट बहुत रहा है। आपको लग रहा है कि एक पावर ऐसी हो सकती है जो अभी भी बेल्जियम के अंदर इस चीज के लिए लड़े कि भाई मेहुल चोकसी को भारत नहीं लाना है, अगर भारत लाए तो कई प्यादे जो उनके रहे होंगे उस दौर में वो बेनकाब हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत में जिन लोगों ने उसको मदद की थी, और जब फाइनेंस सेक्रेटरी ने दुबे जी को बुलाया था तो नेचुरली आदेश फाइनेंस सेक्रेटरी से ऊपर से आया होगा, और वो जो ऊपर के पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने आदेश दिया है वो ये नहीं चाहेंगे कि वो वापस भारत में आए, तो वो पूरी एडी का जोड़ लगाएंगे कि किसी न किसी तरह से ये एक्सट्रेडिशन फेल हो। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल संभव है, वो लोग अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार भी अपनी कोशिश करे। गौरीशंकर जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल गोठवाल जी और प्रतीक कासलीवाल जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन ये दौर बदल रहा है, ये भारत बदल रहा है। अब भारत जो चाहता है वो करता है, क्योंकि अमृत काल के अंदर भगोड़ों के लिए आफत काल शुरू हो चुका है, और मेहुल चोकसी भी जल्द भारत में होगा, ऐसा हम सरकार से उम्मीद करते हैं। और वो तमाम चेहरे बेनकाब होंगे जिसने देश के गरीबों की पाई पाई से जुड़ा हुआ 14,000 करोड़ का स्कैम करके विदेशों के अंदर पहुंचा दिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिसने देश के साथ गुनाह किया है, धोखा किया है, अंततः कानून को पूरी सजा देगा। मेहुल चोकसी गिरफ्तारी होनी ही थी, कब तक बचते? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है।